Hi, my dear student. Welcome to our channel Pragya High School. Today, I am going to discuss about the second chapter of Geography of Class 8. It is भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य जीवन संसाधन. एक फर्स्ट लेक्चर में हम भूमि और मृदा के बारे में पढ़े थे. आज सेकंड लेक्चर में हम जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे. जल क्या है? जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है जो देश के सामाजिक आर्थिक का विकास का मूल आधार है. मनुष्य भोजन के बिना 1 महीने तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता है. मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान जल का ही होता है. पृथ्वी के पूरे भूपृष्ठ पर जल का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए विश्व को जलग्रह भी कहते हैं. लगभग विश्व में 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों से ही शुरू हुआ था. महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है. अलवण जल केवल 2.7% ही है. इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों के रूप में अंटार्कटिका एक महादेश का नाम है और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है. 2.7% पीने वाले जल में 70% जल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में जम गया है. अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है. केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है. मात्र 1% जल ही मानव उपयोग करता है और बाकी के जल कुछ समुद्र में चले गए हैं, कुछ 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वत पर बर्फ से ढक गए हैं. यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है. इसीलिए लवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है. यह वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाह के प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है. इसे जल चक्र कहते हैं. जो 1% जल है वह वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण करने पर ही इसे जल चक्र कहा जाता है. जल की उपलब्धता की समस्याएं. जल की उपलब्धता की समस्याएं क्या है? जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है. इसकी आपूर्ति की एक निश्चित सीमा है. पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना आज से 2000 वर्ष पहले था. जल एक चक्रीय नवीकरणीय संसाधन है. इसकी आपूर्ति निश्चित सीमा तक है, जिसका निश्चित सीमा तक ही जल है. पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना हजारों 2 वर्ष पहले था, परंतु पिछले कुछ दशकों से, मतलब वर्षों से, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से जनसंख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है. कृषि के विकास तथा सिंचाई के विस्तार, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण से जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बहुत कमी आई है. जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण कृषि के विकास के सिंचाई तथा विस्तार, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण से जल की मांग में वृद्धि होने के कारण जल की सीमाएं बहुत नीचे चली जा रही है. जल की स्तर बहुत नीचे चलती जा रही है. इसीलिए जल की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है. जल का उपयोग. चित्र का और खास स्पष्ट है कि धरातलीय एवं भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि के लिए किया जाता है. धरातलीय जल का उपयोग कृषि के लिए जल का उपयोग ये सारा 89% जल के लिए उपयोग किया जाता है. और भूमिगत जल का उपयोग, इसमें कृषि के लिए 92% जल का उपयोग किया जाता है. इससे साफ है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा उपयोग जल का कृषि के लिए किया जाता है.
कुल जल उपभोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ औद्योगिकरण और घरेलू क्षेत्र में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। धरातलीय जल का उपयोग सबसे ज़्यादा कृषि में लाया गया है 89%। उसके बाद उद्योगों के लिए लाया गया जो कि 9% है, और घरेलू के लिए उद्योगीकरण और घरेलू के लिए 29%, और भूमिगत जल का उपयोग कृषि के लिए 92% है, और उद्योग और घरेलू के लिए 5 और 3% है। जल संसाधनों का संरक्षण। हम जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जल में इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई मांग को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसे कैसे बचा सकते हैं? देखिए, जल संसाधन का संरक्षण हम पहला कर सकते हैं वर्षा जल के संग्रहण से। जो वर्षा के मौसम में जो बारिश होते हैं उसका संग्रहण कर, उसे हम खुदाई कर, छत से पैप के द्वारा नीचे उतार कर उसका संग्रहण कर हम जल को बचा सकते हैं, वर्षा के जल को बचा सकते हैं। और सेकंड में धरातलीय जल का संरक्षण। जितने भी जमीन पर जल जल जो बारिश के बाद जल इधर उधर मतलब जमा हो जाते हैं, उनको हम प्यूरिफाई कर कर कपड़ा धोने, बर्तन धोने में उपयोग ला सकते हैं। तीसरा, सिंचाई में पद्धति में परिवर्तन। सिंचाई के लिए अत्यधिक उपयोग हम वर्षा के जल से ही कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा का जल जब वर्षा जब होती है तब उसका जल हमें एक संग्रहण कर कर गढ़ा कर कर उसमें खुदाई कर उसे जमा करके रखना चाहिए, जिससे सिंचाई पद्धति में हमें उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। चौथा है जल का पुनः चक्रण। जल को हम जमा कर उसे प्योरीफाई कर हम उसे पुनः चक्रित कर सकते हैं। चौथा, डोभा का निर्माण। हम खेतों में, बड़े बड़े खेतों में जहाँ सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढा खुदाई कर सकते हैं, जिससे डोभा के निर्माण से सिंचाई में अत्यधिक आवश्यकता हो। समुद्री जल का उपयोग। समुद्री जल का उपयोग हम समुद्र किनारे गड्ढा कर कर खुदाई कर कर वहाँ पे हम वाष्पीकरण द्वारा उसके जल का उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। जल के बारे में तो हम लोग पढ़ लें कि जल का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल हम उसे कह सकते हैं जिसमें जान हो, जीवित हो। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन अधिरित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। जैव मंडल में जितने भी जीव है वह एक दूसरे पर आधारित है अपने जीवन यापन करने के लिए। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, हमें फल, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि और कागज प्रदान करते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। जो जंतु, पक्षी, कीट है उनसे हमें दूध, मांस, उनका खाल और उससे उनके खाल से ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में हमारी मदद करती है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे हो, सभी परितंत्र के संतुलन में बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। पेड़ पौधे हमें कागज, गोंद, पेपर, ये सब चीज़ देते हैं, और जो जीव जंतु है वो हमें खाल, ऊन, मधुमक्खी, शहद, ये सारे चीज़ हमें देते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। भूमंडल पर मिलने वाली जलवायु एवं मिट्टी की विभिन्नता के कारण पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक वनस्पति में विश्व में इसे 4 भागों में बांटा गया। पहला वन, दूसरा घास, तीसरा गुल्म और चौथा टुंड्रा।
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष आ जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष को घास उगते हैं। जो पेड़ बड़े होकर पूरी तरह से फैल जाते हैं उन्हें वन कहते हैं, जो बहुत सारे पेड़ों से भर जाते हैं। और जो छोटे आकार में वाले वृक्ष को घास कहते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले ठंडी शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियों को गुल्म कहते हैं, जिससे वहाँ जहाँ झाड़ियों का गुल्म उगते हैं। इसी प्रकार के क्षेत्र में पौधों की जड़ें गहरी होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों के टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः सदा हरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदा हरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्षा की किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वर्षा वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाहरित वन हम उन्हें कह सकते हैं जो वृक्ष के किसी भी वर्ष में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। और पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए अपने सारे पत्तियों को किसी विशेष ऋतु में गिरा देते हैं। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों के उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण फसलों को उगाने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है, जिससे खेती हो पाए। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों का अत्यधिक रूप से कटाई हो रहा है। इसे संसाधन को संरक्षण करना अत्यधिक आवश्यक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? वन हमारी संपदा है, पौधों जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। वन है पौधों और जंतुओं का वह आश्रय प्रदान करता है, रहने के लिए वह जगह देता है और साथ में परितंत्र में अनुरक्षित भी रखता है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। पेड़ के लुप्त होने के कारण से बहुत सी जातियां अनुरक्षित हो रही हैं, उन्हें रहने में संकट हो रहा है और कुछ जाति जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवा नल और भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया जाता है। इनसे कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। कुछ आज गैर कानूनी के व्यापार के कारण से पशुओं को मारकर उनके नाखून, दांत, पंखों, उनके सींग को जमा कर गैर कानूनी व्यापार किया जा रहा है, जिससे जंतुओं में अनधिकार शिकार किए जा रहे हैं और जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ सारे के सारे लुप्त होते जा रहे हैं। इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। राष्ट्रीय उद्यान वन जीवन अभयारण्य जैव मंडल नीचे हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि प्रजातियों का सापेक्ष संख्या भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया। मनुष्य अपने आवासों के लिए जंतुओं के आवास को उथल पुथल कर उसे मारकर
पक्षियों और जीव जंतुओं को अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण उन्हें फसल उगाने के लिए जंगलों को काट दे रहे हैं और उन्हें अपने आवास के लिए और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का शिकार कर उन्हें लुप्त कर दे रहे हैं और कुछ जंतु लुप्त होने के कगार पर हैं। हमें हमें वनों की कम से कम कटाई करनी चाहिए और जितने भी जंतु जो लुप्त होने के कगार पर है, जो शिकार कर रहे हैं, उन पर रोक न लगाना चाहिए। जहाँ भी दिखे कि कोई शिकार कर रहा है, जैसे कोई गैर कानूनी व्यापार कर रहा है, नाखून, शेर का छाल, ऊल, सींग, ये सब के लिए पैसा कमा रहा है, उसे हम लोग तुरंत पुलिस के पास कंप्लेंट करना चाहिए और जल जल वन सभी का संरक्षण के लिए बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद।